नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हमारा वर्णमाला का जो दूसरा पार्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, आज हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम व्यंजन वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो व्यंजन वर्णों की अगर बात करें, तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि वर्ण हमारे कितने दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, तो जिसमें हमने स्वरों के बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक होगा ये व्यंजन का होगा। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? या तो हम व्यंजन को कह सकते हैं कि स्वतंत्र नहीं होते हैं, या कहें परतंत्र, या कहें ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो हम यहां पर सभी व्यंजन को लिख लेंगे। ये हमारा, इसे हम का वर्ग कहेंगे। जो पहला है हमारा का वर्ग, और इसे च वर्ग, च वर्ग, और तीसरी जो पंक्ति होगी हमारी ये होगी टा वर्ग की, टा वर्ग। तो टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर है ता वर्ग, ता वर्ग। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर है इसके बाद प वर्ग, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। और इसके बाद में है य, र, ल, व, स, श, स, ह, और छ, त्र, ज्ञ, स्र। क्षत्रज्ञ और स्र। तो ये हो गए हमारे व्यंजन वर्ण। जो पहला है हमारा, इसे कहेंगे का वर्ग। इसमें कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इनका क्रम भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे इसका अध्ययन करेंगे तो इसकी हमें आवश्यकता होगी।
तो जो पहला वर्ग है इसे हम क वर्ग, दूसरा च वर्ग और तीसरा ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें कुल मिलाकर के हमारे कितने व्यंजन हो जाएंगे? 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं, तो कितने हो जाएंगे? 25। कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 25। और 4 नीचे ये हैं, 4 और 4 और 4 ये, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? 25 और 4 29, और ये 4 हमारे हो जाएंगे, तो 25 और 4, 4 कितने हो जाएंगे हमारे? 33। तो कुल व्यंजन जो हमारे मूल व्यंजन की अगर बात करें, तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। मूल व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। जो हमारे नीचे जो 4 वर्ण जो दिए गए हैं, ये क्या होंगे? ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। और मूल व्यंजन की बात करें तो जो हमारे 5 ये हमारे वर्गीय व्यंजन हो जाएंगे 25, और 4 जो हमको ये दिए गए हैं ये हो जाएंगे हमारे अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। और ये जो नीचे जो हमको दिए गए हैं ये ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण। तो ये हमारे हो जाएंगे वर्गीय व्यंजन, ये अंतस्थ है, ये अंतस्थ है, और ये ऊष्म है, और ये हमारे संयुक्त हो जाएंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें इनको क्या कहेंगे, जो हमारे ये 5 जो वर्गीय व्यंजन हैं, जो 5 वर्ग हैं, इसमें जितने भी हमारे व्यंजन हैं इनको सबको क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन, वर्गीय, वर्गीय व्यंजन। और जो इनको क्या कहेंगे? ये हमारे पंचमाक्षर हैं, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। और आपने जो 2 वर्ण और देखे होंगे, ये ड़ा और ढ़ा, ये क्या है? हमारे उत्क्षिप्त हैं। क्या है? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या ताड़नजात वर्ण है। तो ये हमारे वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, इसके बारे में हमने जानकारी। अब हम इसके बाद हम इन वर्ण ये जो व्यंजन है इनका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, तो पहले तो हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर। तो घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है कंपन या गूंज। तो घोष या कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? घोष या नाद या कंपन या गूंज। इनमें से अगर आपसे किसी भी प्रकार से अगर पूछा जाए कि घोष के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं, नाद के आधार पर या कंपन के आधार पर या गूंज के आधार पर, तो आपका जवाब होगा 2। कौन कौन से 2 होते हैं? एक तो सघोष, सघोष और अघोष। तो पहला जो हमारा वर्गीकरण है घोष या कंपन के आधार पर या नाद या गूंज के आधार पर, तो हमने कितने भागों में बांट लिया? 2 भागों में। पहला सघोष और एक है अघोष।
सघोष का अर्थ क्या होता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में कंपन होता है, वे हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और अघोष का यहाँ पर जो स का अर्थ होगा सहित, और अ का अर्थ क्या होगा, नहीं। तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा, कंपन सहित, कंपन सहित। और अघोष का अर्थ क्या होता है, कंपन रहित, कंपन रहित। सघोष का अर्थ होता है कंपन सहित, और अघोष का अर्थ होगा कंपन रहित। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन होता है, वे हमारे सघोष होते हैं। और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता है, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन से वर्ण अघोष हैं और कौन कौन से सघोष हैं। तो अघोष की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो यहां पर हम लिख रहे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसके साथ साथ में जो आपके श होते हैं, तीनों श कौन कौन से, एक ही हमारा तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। तो कुल मिलाकर के इन वर्णों की अगर संख्या की बात करें तो कितने हो जाएंगे। तो अभी जिससे पहले हमने बताया कि वर्ग कितने हैं हमारे, 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी वर्गों की संख्या कितनी है, 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन हैं, 5 व्यंजन हैं। तो कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वर्गीय व्यंजन कितने हो जाएंगे, 25। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन कितने होंगे, 25 हो जाएंगे। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 हो जाएगी। अब इसके बाद तो यहां पर जो हमारे वर्गीय व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है, तो कितने हो जाएंगे, 10 ये हो जाएंगे। और 3 वर्ण ये लिखे हुए हैं, तो 10 और प्लस 3 कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 13 वर्ण हो जाएंगे। और ये वर्ण, इनको क्या कहते हैं, हमारे ये ऊष्म वर्ण है। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था, ये जो हमारे स, स, स और ह, ये कौन से ऊष्म वर्ण है। और य, र, ल और व ये अंतस्थ वर्ण है। अब हम बात करते हैं हमारे सघोष की। सघोष वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, सघोष वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और इसके साथ साथ में अंतस्थ व्यंजन, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। और एक जो हा वर्ण, जो हमारा ऊष्म वर्ण था, 3 वर्ण हमारे इधर है, श, श, स और ह। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती, तो 3 वर्ण हमारे अघोष है और एक ये ह वर्ण जो है ये सघोष है। और सभी स्वर क्या है, सभी
स्वर। तो सभी स्वर भी हमारे क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। तो सघोष वर्णों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, कुल मिला के 15 वर्ण हो जाएंगे वर्गीय वाले, और 4 अंतस्थ हो जाएंगे, और एक ये ऊष्म वर्ण हो जाएगा, और स्वर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो 15 4 19 और एक 20 और 11 31 वर्ण। कितने हो जाएंगे, 31 वर्ण हो जाएंगे ये आपके। अब यहां पर आप अगर ये इसमें आपको जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण ये कौन से वर्ण है, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं। जैसे जो हमारा का वर्ग लिखा हुआ है ये का वर्ग है। अब इस वर्ग में जो हमारा पहले नंबर पर जो आ रहा है जो वर्ण, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वर्ग। जैसे का वर्ग का पहला अक्षर है तो कौन सा हो जाएगा, क। का वर्ग का दूसरा अक्षर ख। का वर्ग का तीसरा अक्षर ग, घ और अंग। तो अगर आपको प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, तो जैसे का वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, च वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और ट वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इस प्रकार से आपको इसका अध्ययन करना है। तो ये हो गया हमारा घोष, नाद या कंपन या गूंज के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा आधार है ये प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर, प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु, प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अगर प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर पूछा जाए तब आपका जवाब क्या होगा, दो। कौन कौन से, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब यहां पर प्राण का अर्थ क्या होगा, प्राण का अर्थ यहां पर वायु से लिया गया है। प्राण का अर्थ किस क्या है, वायु। प्राण का अर्थ क्या है, वायु। अल्प का अर्थ क्या होता है, कम। अल्प का अर्थ क्या होता है, कम। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है वे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ये हो जाएगा। और ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये हमारे कितने हो जाएंगे, 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग के 2 अक्षर हैं, दूसरा और चौथा। तो 10 और 4 कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 14 वर्ण। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। इसमें 14 व्यंजन हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण कौन कौन से हो जाएंगे, अब जो हमारे वर्गीय व्यंजन थे उसमें कितने व्यंजन थे, 5 थे, 1 2 3 4 और 5, जिनमें से हम दूसरा और चौथा हम किस में ले चुके हैं, महाप्राण में।
दूसरा और चौथा वर्ण हमारा किसके अंतर्गत आ चुका? महाप्राण के अंतर्गत। बचा हमारा कौन? पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा किसके अंतर्गत आएगा? अल्प प्राण के अंतर्गत। पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इसके साथ साथ अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर। अंत, क्योंकि ऊष्म वर्ण हमारे किसके अंतर्गत आ चुके हैं? महाप्राण के अंतर्गत। तो अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ और सभी स्वर, सभी स्वर, ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत। पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे? य, र, ल और व, ये हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं। और सभी के सभी स्वर जितने भी होते हैं वे सभी अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण का अर्थ होता है, अल्प का मतलब कम और प्राण का अर्थ यहाँ पर वायु से लिया गया है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु मुख से बाहर निकलती है वे हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण वायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अब यहां पर हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर पहला जो वर्गीकरण है हमारा कंठ वर्ग। कंठ, कंठ वर्ग या कहें जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो कंठ इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे? देखते हैं। जितने भी हमारे का वर्ग के वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग और ह, एक ऊष्म वर्ण। तो का वर्ण कौन 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 से हो जाएंगे? क, ख, ग, घ और अंग, और एक ह वर्ण यानी एक ऊष्म वर्ण हो जाएगा ह। इसका भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, या अलिजिह्वा या स्वर यंत्र। कभी कभी आपको मिल सकता है अलिजिह्वा हो या स्वर यंत्र हो। फिर दूसरा है हमारा कंठ, और फिर इसके बाद में है तालव्य। फिर है तालव्य। तालव्य, तो तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? च वर्ग यानी च, च, छ, ज, झ और या। च, छ, ज, झ, या। और एक हमारा तालव्य स होता है, ये भी हमारा तालव्य वर्ण होता है। और कौन कौन से होते हैं? स, और एक अंतस्थ वर्ण होता है य, ये भी हमारा तालव्य के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद तालव्य के बाद में क्या आता है? मूर्धन्य। तालव्य के बाद में मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन कौन से होंगे? मूर्धन्य वर्ण जो हमारे टावर के जितने भी वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट, ठ, ड, ढ, ड़। और इसमें मूर्धन्य स, जो हमारा स होता है एक ऊष्म वर्ण है, जिसको हमने ऊष्म वर्ण में गिना था, मूर्धन्य स, ये भी आएगा। और
अंतस्थ वर्ण रा आएगा, अंतस्थ वर्ण रा आएगा। अब इसके बाद में कौन कौन सा आता है मूर्धन्य के बाद? दंत। दंत, तो दंत में कौन कौन से आएंगे? ता वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे, ता, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, और ल और स, ल और स, ल और श, और ला हमारा अंतस्थ वर्ण है और स ऊष्म वर्ण है। फिर इसके बाद आता है हमारा ओष्ठ। इसके बाद कौन सा आता है? ओष्ठ। ओष्ठ, तो ओष्ठ किनका उच्चारण स्थान है? जो पावर के जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। और इसके साथ साथ में जो हमारा जो ओष्ठ वर्ण है, ये हमारे प वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे। ओष्ठ के बाद में कौन कौन से होते हैं? कौन? नासिक्य। आगे बढ़ते हैं, ओष्ठ के बाद नासिक्य। नासिक्य, नासिक्य में कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर बिंदु जो होता है, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। और दंतोष्ठ व्यंजन हमारा एक होता है व। दंतोष्ठ कौन सा है? वा। वा जो हमारा ये अंतस्थ व्यंजन था और इसका जो उच्चारण स्थान है क्या है? दंतोष्ठ है। तो य, र, ल और वा ये सभी हो गए और हमारे ऊष्म वर्ण भी सभी हो गए। तो ये हो गया हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और इसके बाद में जो हमारा बचा हुआ जो शेष भाग है ये आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।